बताओ मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। मोल रहता क्या है, मतलब मोल का ऐसा मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब वो क्या बता रहा है। मोल टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल 1 डजन करस्पॉन्ड्स टू 12, 1 सेंचुरी करस्पॉन्ड्स टू 1 मिलियन करस्पॉन्ड्स टू, हाँ मतलब 6 zeros, 10 raised to 6, 1 billion corresponds to 10 raised to 9, ठीक है। ओके, मिलियन एंड बिलियन अपने को काम में आने वाला है, ठीक है, तो याद रखना। तो ये कलर दिख रहा है तुम लोगों को, देखो 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये ऐसे येलोइश के दिख रहा है भाई, इधर गुड इनफ। ओके, 1 मिलियन अभी दिख रहा है पक्का, ओके। सो 1 मिलियन corresponds to 1000 times 1000, इसकी डेफिनेशन अगर बोलने गए तो 1000 टाइम्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट 10 raised to 6। 1 बिलियन, ठीक है, 1000 टाइम्स 1 मिलियन, समझ पा रहे हो, 1 मिलियन 1000 टाइम्स 1 बिलियन, ठीक है, विच इज 10 raised to 9, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। सेंचुरी 100, 12 सॉरी 1 डजन 12, ठीक है, तो ये सब हम लोगों को पता है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, पढ़ा होगा शायद से, 1 मोल इज इक्वल टू 022 into 10 raised to 23, correct, and it represents number of particles, समझे। Now these particles can be anything, ठीक है, eggs, bananas, mangoes, पैसे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ज्यादा करके हम लोग केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हाँ, और आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल, पता होगा ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, इसमें इतना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा मतलब और बेसिक मैथ्स है, ठीक है, मैथमेटिकल चैप्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो जिन लोगों का मैथ स्ट्रांग होगा उन लोगों को ये आ ही जाएगा, जिनका वीक होगा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, दिस नंबर वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट whose name is Avogadro, तो hence this number is called as, very nice, Avogadro's number, ठीक है, represented by capital N A, नंबर के लिए N, एवोगैड्रो के लिए A, इसको स्मॉल a मत लिखना भाई, स्मॉल a करोगे तो वो सोडियम हो जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल N A, ओके। इसके ऊपर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर ले, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल वाले, ठीक है, ओके, चलो देखते हैं कर पाते हो क्या। क्वेश्चन इज, आंसर नहीं देगा कोई, मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है, ओके। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present in 1 mole ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Na/2, ऑप्शन सी 2 times Na, ऑप्शन डी 4 times Na, ठीक है। डिस्कस मत करना खुद से, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करेंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऊपर का लिख के हो गया, ओके, मेरे साथ धीरे धीरे लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मतलब धीरे धीरे ऊपर करते जाऊंगा। चलो आप चाहिए तो थोड़ी स्पेस छोड़ के पहले क्वेश्चन लिखो, पहले वो सॉल्व करो, वो कवर कर लेते हैं, फिर बाद में आगे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए कि हम लोग माइनस में नहीं जाना चाहते, हम लोग 0 मार्क लाएंगे, ठीक है। हैंड रेस हो गए सबके, ठीक है, तुम लोगों को जो भी अंदर से फीलिंग लग रही है उसके लिए हैंड रेस करो, बट हैंड रेस करेंगे, ठीक है, ओके। ऑप्शन ए, और ऐसे पूरा हाथ ऊपर करना है, ऐसे ऐसे मत करना, अच्छे से दिखना चाहिए, हाँ। ऑप्शन बी
ऑप्शन सी। अब मैं पूछूंगा, मतलब ऐसे मेजोरिटी देख के जो अगर हाथ ऊपर कर रहा रहेगा ना कोई, हाँ ठीक है। एंड ऑप्शन डी। हाँ चलो, कोई डी वाला तो नहीं है, तो ए और बी दोनों में से कोई एक है। समझ में आ रहा है पहली बात? मतलब एमसीक्यूज में दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जिन लोगों को सिर्फ एनए लग रहा था वो एक एनए रह सकता है, ठीक है। और अगर कि थोड़ा सा तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन गैस, इस रूम में ऑक्सीजन गैस है, इस रूम में जो ऑक्सीजन गैस है वो ओ है क्या? वो O2 है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ा होगा ना बचपन से। तो ऑक्सीजन गैस ये O2 रहती है, समझा? तो वो एक, तो एक तो सिर्फ 1 मोल का Na अभी लिख के दिया था, 1 मोल इज नथिंग बट Na, या फिर O2 इसलिए 2 Na, दोनों में से एक आंसर रहेगा। बाकी दो ऑप्शन टाइम पास के लिए रहते हैं भाई, वो कभी वैलिड आंसर नहीं रहते, ठीक है। ओके इसको ऐसे कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, अभी इधर से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी कर लेते हैं। मुझे बताओ, एक ऑक्सीजन के अंदर, एक O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स? 2 ऑक्सीजन के एटम्स। तो 1 मोल दिया है ना ऊपर, तो 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स? देखो एक ऑक्सीजन में 2, 2 में 4, 10 में 20, 6 में Na में 2 Na। अरे समझा, डबल हो रहा है, बाउंसर गया। थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे अब। तो 1 मोल विल ऑल्सो करस्पॉन्ड टू 2 मोल ऑक्सीजन आइटम। ये ऐसे ही करने का भाई, डबल करने का, समझा? 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 10 का 20, 50 का 100, 1 मोल का 2 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल रहते हैं? Na, तो 2 मोल में कितने पार्टिकल रहेंगे? 2 Na। तो दैट इज योर आंसर, 2 Na। हो गया, ये समझे? ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कुछ ऐसे वाह वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके आज हम लोगों को कुछ भी करके एक एटलीस्ट जेई का क्वेश्चन करना है, तो मतलब उतना पढ़ना है आपने को एटलीस्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक। चलो भाई क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेंगे। फाइंड नंबर ऑफ आयंस। हाँ ये सब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा भैया, कि मॉलिक्यूल, एटम, अभी ऊपर एटम्स का क्वेश्चन था, अभी नीचे आयंस का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी, बट धीरे धीरे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम लोग Na को अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 liter of H2O containing 2 mole K2SO4, ठीक है। ऑप्शन ए 2 Na, ऑप्शन बी 6 Na, ऑप्शन सी 3 Na, एंड ऑप्शन डी 9 Na। ठीक बा? जिधर किधर नंबर्स आएंगे ना वो फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। जो लोग, मतलब मैं भूल गया, बहुत लोग पहले से बैठे थे, कुछ लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कभी बैठे नहीं है। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स इन केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? जो भी फिजिक्स का पार्ट रहेगा वो, एंड फिजिक्स में आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जब कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कौन सा पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तीसरा रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 पार्ट है, हर एक पार्ट का वेटेज रहेगा 33%। समझ में आ रहा है? हर एक का वेटेज, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? इन सब का जो वेटेज रहेगा कितना रहेगा? 33%। जेई में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन। मैं अभी वो वापस नहीं, बहुत बार मैंने 2-3 बार तो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो और तुम लोगों को भी किसी ना किसी सर ने ये किया रहेगा ना। जेई में केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। फिजिक्स के भी 25 एंड मैथ्स के भी 25। 25 में से लेट्स से कि इसके 8 आ जाएंगे, इसके भी 8 आ जाएंगे, तो इसके 9 आ जाएंगे, 25 हो गया। समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट 33% का वेटेज, समझा। एंड इसमें नीट में कितने क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के?
45, ठीक है। तो 45 में से 15 फिजिकल केमिस्ट्री, 15 इसके, 15 इसके, समझा। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब कभी गलती से इसके 6 ही पूछ लिए और इन दोनों के 9-10 ऐसे कुछ ज़्यादा पूछ लिया, समझा। थोड़ा 19-20 होता है, बट जनरली आइडियली स्पीकिंग 33.3% आता ही है जनरली, समझा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, समझ में आ रहा है। मैं कोई तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक तो फिजिकल ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल का, हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं इधर से शुरू करना रहता है, तो वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, कौन से 2 पार्ट पढ़ाऊंगा वो तुम लोगों को बताया जाएगा बाद में ठीक है। मेरे बारे में पता है ना, मतलब मेरा नाम हम पता है ना थोड़ा बहुत, हाँ मतलब नाम सबको पता है ना, बाकी कुछ नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो हाँ लिख दो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोगों ने स्कूल में कुछ अगर उल्टे सुल्टे फॉर्मूलाज पढ़े रहेंगे वो सब यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं होने वाले, वो बाद में होगा, बट अभी के लिए एकदम ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। कोई भी अजीबोगरीब फॉर्मूला मत लिखते बैठना चलो करें इसको सॉल्व। ओके हाँ, अभी पहले हैंड रेस करेंगे। चलो भाई ऑप्शन ए, सब जन हाथ ऊपर करेंगे, मतलब कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अब डी पे क्या सब जन हाथ ऊपर करने वाले हैं क्या भाई? ऑप्शन डी, बाकी उनका क्या मतलब 0 चाहिए अपने को, माइनस नहीं जाना है। ओके तो ठीक है, ऐसे कुछ मतलब ऐसे डिसाइसिव आंसर तो मिला ही नहीं मेरे को, ठीक है। तो अब क्या ही करे ना, मतलब ठीक है मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आता है 6 है, ठीक है। बी वाले करेक्ट थे। बी वाले कौन कौन थे? एक ही था तू, हाँ तुम अकेले थे। ओके, हैंड रेस करने का भी, बाद में बोलने का नहीं, रोते नहीं बैठने कि अरे मेरा आंसर आ गया था बट मेरे को डाउट था, हाँ ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग अबाउट आयंस, बराबर। अब आयंस 2 टाइप के रहते हैं, एक जिनके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, दूसरा जिनके ऊपर माइनस चार्ज रहता है। प्लस चार्ज वालों को बोला जाता है कटायन एंड माइनस चार्ज वालों को बोला जाता है अनायन, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोगों ने एक आयन देखा होगा NaCl, आयन नहीं मतलब सॉल्ट देखा होगा NaCl, ठीक है। अब ये NaCl जो रहता है वो पानी में जाके क्या बनाता है बे? Na++। तो वैसे ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4 H2SO4 जैसा, H2SO4 तो किया था ना बे, गिव्स अस 2H++ SO4 2-, ये किया है कि नहीं पता नहीं, बट ये उसके जैसा ही है। तो K2SO4 gives us 2K++ SO4 2-, ये समझे क्या? तो इसने कितने आयंस दिए? 3 दिए, देख पा रहे हो 3? देख बे, प्लस चार्ज वाले 2 है एंड माइनस चार्ज वाला एक ही है। इसके ऊपर -2 मतलब ये 2 हो गए क्या? नहीं, -2 वाला एक आयन है और प्लस चार्ज वाले 2 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक K2SO4, एक K2SO4 कितने आयंस देता है? 3 आयंस देता है, समझे। तो 1 मोल 3 मोल देगा। यहाँ पे कितना दिया है बे? 2 मोल। तो 2 मोल K2SO4 कितने मोल आयंस देगा? 6 मोल देगा, समझे। 6 मोल में पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1 मोल में Na, 2 में 2 Na, 3 में 3 Na, 6 में 6 Na, समझा? पक्का? ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, मतलब ये फालतू चीज है। हाँ हाँ, जब तक पानी में नहीं डालते। देखो तुम्हारे घर पे नमक है, बनता है क्या भाई ऐसी हवा में Na+Cl- ना, वो ऐसे हवा में बनते तो करंट लगते, झटके लगते, लगता है ऐसे हाथ में नमक ले लिया, झटका लगा, साला करंट लग रहा है, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिसोसिएशन नहीं होता। अरे डिसोसिएशन नाम की चीज पढ़ी है? तो जब तक कोई सॉल्ट हम लोग पानी में ऐड नहीं करते वो आयंस बनाता नहीं है। ये मुझे बताओ, वाटर इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टिंग। उसके हाँ डिस्टिल्ड मतलब यस, हाँ उसके अंदर जब हम लोग कोई सॉल्ट ऐड करते हैं NaCl, KCl, तब कंडक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि तब चार्ज कैरियर आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। हाँ, एसिडिक वाटर भी चलेगा, उसमें H+ रहता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ तो H2O कंटेनिंग 2 मोल्स, मतलब मैंने H2O ऐसे लिया है जिसके अंदर मैंने 2 मोल
K2SO4 ऐड किया है। H2 के थोड़ी ना आयंस बनते हैं, H2 की नहीं। ये देखो किसी भी सिर्फ सॉल्ट आयंस बनाते हैं, समझ में आ रहा है? सॉल्ट या फिर एसिड या फिर बेस, ये आयंस बनाते हैं। हम लोग इनके बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड ये कब बनाते हैं आयंस? जब पानी में ऐड किए जाते हैं। तो सिर्फ मैं K2SO4 का क्वेश्चन देते तो भी चल जाता, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, बट वो मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू गलत क्वेश्चन रहता, समझा? तो अगर मैं सिर्फ बोलता कि K2SO4 क्या, तो भी तुम लोग आंसर दे सकते थे, मतलब आ जाता तुम लोगों को, बट वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन गलत हो जाता, और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़े? नहीं बढ़ सकते, हाँ बढ़ गई। हाँ, अब देखो भाई, इसमें नया पेज देते हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर में नहीं तो हैंग होने लगता है। अब ये जो हमारा एवोगैड्रोस नंबर है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? ओके, 10⁻23, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि तुम लोग ऐसे इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने आज तक सबसे बड़ा नंबर कितना विजुअलाइज किया होगा? मतलब 1000, 1 लाख, 1 करोड़ ना, मतलब उतना है ना। उतने पैसे वैसे भी देखे नहीं रहेंगे, गरीब रहोगे तुम लोग, ठीक है, तुम लोग बराबर। पर्सनल लेवल पे कुछ पैसे वैसे तो नहीं है, तो इतना कभी तुम लोगों ने नंबर कोई काउंट आउट किया है कि वैसे काउंटिंग की है? नहीं ना, मतलब 1000 रुपये भी मुश्किल से काउंट किया होगा, तो क्या भरोसा, ठीक है। तो काउंट है, मतलब 1000 की नोट नहीं मैं बोल रहा हूँ, 200-500 नहीं, ठीक है, ऐसे अच्छे से काउंट। तो तुम लोगों ने वैसे नंबर तो बहुत कम देखे, ठीक है। तो इसको जरा कंपेयर करने की कोशिश करते, कंपेयर करने जैसे ये नंबर बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को जस्ट एक आइडिया देता हूँ। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ, मुझे बताओ व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ? हाँ ना, तो अर्थ की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, मतलब 8 के ऊपर कितने शून्य? 9 शून्य, बराबर। एवोगैड्रोस नंबर में कितने शून्य रहते हैं? 23, समझ में आ रहा है? ये जितने जीरोस बढ़ते जाते हैं ना बे, उतना वो डिफिकल्ट होते जाता है विजुअलाइज करना। मतलब कैसे, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर हम लोग स्टार्स इन यूनिवर्स देखेंगे ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, स्टार्स मतलब सूरज जैसे, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, तो स्टार्स इन यूनिवर्स रहता है 400 बिलियन। कितने? 400 बिलियन। 400 बिलियन मतलब कितने शून्य आए बे? 11 हो गए, बराबर। पूरे यूनिवर्स में उतने स्टार्स नहीं है जितने 1 मोल में एटम्स फिट हो पाते हैं, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल अगर मुझे ऐसे हाथ में पकड़ना है, तो 1 मोल के लिए तुम लोगों ने और एक डेफिनेशन देखी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम कार्बन। कभी ऐसे सुना है तुम लोगों ने? मोल की डेफिनेशन नहीं सुनी है? ओके, नहीं सुना होगा तो अभी देखो, 12 ग्राम कार्बन। कार्बन देखा है कभी? कोयला देखा है? डायमंड भी कार्बन ही रहता है, बट डायमंड ऐसे देखा नहीं होगा। कोयला तो देखा होगा ना भाई, ठीक है, मतलब 12 ग्राम नहीं देखा होगा भाई। 12 ग्राम कार्बन बहुत होता है सालों, मतलब ऐसे इतना नहीं रहेगा तुम्हारे घर पे ऐसे, ठीक है। तो इसलिए कोयला तो देखा होगा। अब मुझे बताओ, कोयला 12 ग्राम मेरे हाथ में फिट हो सकते, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके अंदर कितने आइटम्स है? 6 × 10⁻23, समझ में आ रहा है? पूरे अपने अर्थ पे जितने लोग नहीं है, उतने सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में एटम्स रहते हैं। पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स नहीं है, उतने 12 ग्राम कार्बन में क्या रहते हैं? अब सोचना वो एटम की साइज कितनी छोटी रहेगी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, साइज वाइज। अगर मैं मतलब ये तो ठीक है, मतलब अगर मैं तुम लोगों को ऐसे और एक ब्रॉड आइडिया दे दूं, ठीक है, इतना अगेन इसको विजुअलाइज करना लिटरली इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है। अपने यूनिवर्स की शुरुआत होके, वो तुम लोगों ने सुना होगा ना, बिग बैंग एंड ऑल टाइम पास, ठीक है, कितने साल हो गए? हाँ ओके, 13.8 बिलियन एक्यूरेटली। हम लोग इसको राउंड ऑफ करते 14 बिलियन, ठीक है। तो 14 बिलियन में कितने शून्य आते हैं? 9 ही आते, बराबर। पूरे यूनिवर्स स्टार्ट होने से अब तक जितने सेकंड्स बीते हैं ना, वो सारे सेकंड्स अपने एवोगैड्रोस नंबर से छोटे रहते हैं। हाँ सच्ची, हाँ, मतलब तुम लोग समझ में आ रहा है? मतलब कितनी बड़ी, समझ में आ रहा है? वो पूरा टाइम अच्छा खासा, वो डायनासोर मर गए, जिंदा हो गए, सब हो गया ना। वो मछली पानी से बाहर आई, पढ़ा होगा ना बचपन से, मतलब ऐसे ना, ऐसे बाहर आई, फिर उसको पैर आए, फिर बाद में धीरे धीरे वो चिपकली बनी, चिपकली डायनासोर बना, डायनासोर के ऊपर वो एस्ट्रॉइड गिरा, मर गया, बराबर। फिर बाद में किधर तो कोई तो बंदर जन्मा, वो तुम लोग और मैं हूं, बराबर। वो सारी टाइमलाइन के अंदर जितने सेकंड्स बीते हैं, उतने सेकंड्स भी अगर हम लोग
कंबाइन कर लेंगे तो भी वो ये 1 मोल से कम रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैलकुलेट अभी नहीं करेंगे, तुम लोग घर पे जाके टाइम पास करने के लिए अगर करना होगा तो कर लेना। बट देखो भाई, इसको अगर मुझे साल से सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, एक साल में कितने दिन, 365 डेज में, मतलब एक दिन में कितने घंटे, 24। ओके, 1 आवर कंटेंस हाउ मेनी मिनट्स, 1 मिनट कंटेंस हाउ मेनी सेकेंड्स, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तुम लोगों को 23 जीरोज नहीं आने वाले, 23 से कम ही आएंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये इतना टाइम, और मैंने इसको राउंड ऑफ किया है फिर भी, मतलब इसमें 200 मिलियन मैंने ऐड किए। 200 मिलियन मतलब 2 करोड़ होते हैं, सॉरी 20 करोड़ होते हैं, 20 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने। ठीक है, उतना बड़ा राउंड ऑफ करने के बाद भी ये जमा नहीं होता, उधर तक नहीं पहुंच पाता। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर समझ में आ रहा है, मतलब बहुत 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 बड़ा है बे। ये हम लोग ऐसे कभी तुम लोग लिटरली नहीं सोच सकते, कभी ऐसे सोच के देखना कि 1 के ऊपर 23 शून्य मतलब कितना होगा, ये नहीं हो सकता। मतलब तुम लोगों को मैथ्स वाले ऐसे ऐसे बताते कि भाई मतलब इन्फिनिटी सबसे बड़ा रहता है, बट वो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा रहता है लिटरली, मतलब ऐसे वो जितना सोचोगे उतना कम है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तुम लोग एक बेसिक आइडिया लग गई क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और कुछ नहीं, इतना ही बोलना है मुझे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग मोल कैसे निकाले एटम से, वो सीखने वाले। समझ में आ रहा है? मैं तुम लोगों को डायरेक्ट 3 फॉर्मूलाज देने वाला हूँ और फिर हम लोग एक करके आज वो फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो लिखो भाई फॉर्मूलाज फॉर मोल्स। ये 3 ही फॉर्मूलाज तुम लोगों को यूज करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला रहता है, हाँ बाय द वे मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का सबसे पहला फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अपॉन मोलार मास। ये पढ़ा है तुम लोगों ने बराबर? ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार मास? थोड़ी देर के बाद देखते, चलो अभी ये लिखते रहो, ये लिखते जाओ, हम लोग करते जाएंगे। ओके, इसको हम लोग प्यार से ऐसे लिखेंगे, GM अपॉन MM, चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे V एंड मोलार वॉल्यूम रहता है 22.4। ठीक है, लीटर्स, यस लीटर्स। ठीक है, इस फॉर्मूला में एक लिमिटेशन है, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड फॉर, वेरी नाइस, गैसेस। ठीक है, दैट टू एट STP, और हमेशा वो STP पे ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन STP पे ही दिया रहेगा। क्या रहता है वो एक एक करके, अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूलाज लिखा के दे रहा हूँ, डिराइव एंड ऑल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, क्या चाहिए, कौन सा, गिवन वॉल्यूम V अपॉन 22.4, ये दिख रहा है ना, वो समझ में आ रही है ना, वो अजीब ही ब्रश है वो, मतलब वो बराबर से नहीं है। दूसरा इधर पेंसिल है, पेंसिल से लिखना वियर्ड लगेगा ना, नहीं भाई पेंसिल नहीं है वो, पेन है क्या, कुछ भी दिया है। ठीक है, चलो इससे लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थर्ड फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज नथिंग बट Na। ठीक है, वो क्या रहता है, Na, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे हम लोग लिखेंगे N अपॉन Na। ठीक है, चलो लिख दो ये इतना, N अपॉन Na, 1 मोल, हाँ इन 1 मोल। ठीक है, लास्ट एक और एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हम लोग डिराइव नहीं करने वाले, इस चैप्टर का है भी नहीं। ठीक है, तो बट तुम लोगों को थोड़ा पता रहना चाहिए, अगर गलती से किधर यूज़ करने मिला तो। देखो भाई, N इज इक्वल टू PV बाय RT, ये तुम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा शायद से। ठीक है, ये एक बहुत फेमस इक्वेशन से आता है, विच इज PV इज इक्वल टू NRT।
ये डिराइव होता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से। इस इक्वेशन को बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस लॉ, ठीक है, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन। ये अगले चैप्टर में आएगा। अगले चैप्टर मतलब गैसियस स्टेट, जो कि अभी सिलेबस के एक्चुअली बाहर निकल गया है, बट ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा कहाँ से आया क्या आया, डोंट वरी। अगेन ये जस्ट फॉर्मूला सभी के लिए तुम लोगों को लिख के रखना है। फोर्थ फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, फोर्थ फॉर्मूला में एक एक टर्म का मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? पी क्या रहता है भाई? प्रेशर, वेरी नाइस। एंड प्रेशर का यूनिट जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं इज एटमॉस्फेयर, एटीएम, ठीक है। बाद में दूसरा है वी, वी क्या रहता है? वॉल्यूम, वेरी नाइस। एंड वॉल्यूम का जो केमिस्ट्री में यूनिट यूज होता है वो क्या है? लीटर्स। तीसरा है टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या यूज करते हैं? केल्विन, वेरी नाइस, ठीक है, केल्विन। एंड लास्ट इज आर, आर इज कॉल्ड एज आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर इज कॉल्ड एज आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और एक तुम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा होगा पाई, पाई की वैल्यू क्या रहती है? 22/7 या फिर 3.14 बराबर। वैसे इसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट की, जो हर एग्जाम में दी रहती है, जनरली दी रहती है, बट तुम लोगों को पता रहे तो अच्छी बात है। तो आर की वैल्यू रहती है 0.0821, 0821 यूनिट रहता है लीटर, एटमॉस्फियर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। आर की और एक वैल्यू रहती है जो हम लोगों को वैसे अभी इस चैप्टर में काम नहीं आने वाली है, आगे जाके तुम लोगों को फिजिक्स में भी बहुत बार काम आएगी, ठीक है, विच इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर तुम लोगों को एनर्जी निकालनी हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, और एनर्जी जूल्स में निकालने बोली है, तो ये वैल्यू यूज करनी है। अगेन हर एग्जाम में ये वैल्यूज दी हुई रहती है, ठीक है, तुम लोगों को इतना मतलब मन पे लेने की जरूरत नहीं है, बाय हार्ट मत करना। एंड तीसरी वैल्यू रहती है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझाने जैसा नहीं था। अभी हम लोग एक एक करके इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। ये हम लोगों को सिर्फ नोट डाउन करके, एक ही जगह पे तुम लोगों को 4 फॉर्मूला मिल गए। इनमें से पहले 3 फॉर्मूलाज जो है वो हम लोग बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देंगे, आर का यूनिट जरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो ये इक्वेशन को रीअरेंज करो आर के लिए, इस इक्वेशन को आर के लिए रीअरेंज करो तो आर इज इक्वल टू पीवी बाय एनटी, ओके। तो पीवी बाय एनटी। अब प्रेशर का यूनिट क्या रहता है? वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स का, मोल, MOL। एंड टेम्परेचर का, आर का यूनिट बना लीटर, एटमॉस्फियर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, अभी मतलब नहीं पढ़ा है अभी तक, ओके, फिजिक्स में आएगा तो ये बट इतना तो समझ में आया होगा। तो आर का यूनिट यहाँ से आता है, ठीक है, ओके। शुड वी मूव अहेड? पहले फॉर्मूला की तरफ जाए, लिख रहे हो? लिखो लिखो। इट इज अ कांस्टेंट लाइक अ पाई, पाई की वैल्यू कैसे रहती है? 3.14। वैसे इसकी भी एक वैल्यू कांस्टेंट है जो एग्जाम में दी रहती है, बाकी हाँ नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा, वो वहां पे पुट करने का आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग अगर पूछ रहे हो तो वो डेरिवेशन में पता चलता है, जो मैं बाद में थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दूंगा। मीनिंग थोड़ा अलग है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब लीटर, लीटर, एटमॉस्फियर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, कैलोरी, CAL, कैलोरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोलार मास, ध्यान देंगे, ठीक है। मोलार मास, मोलार मास। चलो, किसी को मोलार मास का मीनिंग पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलार मास? इसके नाम में ही है मतलब, हाँ, मास ऑफ, नहीं 1 मोल, ठीक है। मोलार मास का मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोलार वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ
1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ओके, तो मोलार मास की डेफिनेशन लिख दो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये तुम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? पहले पढ़ा तो होगा वैसे। ओके, व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट पढ़ा है इसका कभी? मैं बताता हूँ, देखो। अब अगर इसकी यूनिट की बात करूँ, मास का यूनिट क्या रहता है? ग्राम्स। केमिस्ट्री में तो हम लोग ग्राम्स यूज करते हैं, किलोग्राम कभी यूज नहीं करते। जो भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है वो ग्राम्स के लेवल पे होती है, समझ में आ रहा है? केजी पे बहुत कम बार होती है, तो जनरली हम लोग ग्राम्स में लिखते हैं। तो इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको रीड करते वक्त मतलब ऐसे रीड कर सकते हो, पर मोल ऑफ सब्सटेंस दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। मोल का मास है ना, तो पर मोल दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, ठीक है। इसका यूनिट हो जाता है ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। मीनिंग समझ में आ गया होगा, पर मोल दीज मेनी ग्राम्स, ठीक है। ओके, एग्जाम में तुम लोगों को एटम्स का मोलर मास दिया हुआ रहता है, हम लोग एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। पहले 10 एलिमेंट्स कैसे है? हाय, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, पता है ना? ओके, हाइड्रोजन का मोलर मास किसी को पता है? 1। हीलियम का, मैंने क्या किया, इसको हाई क्यों किया? हाँ, हीलियम का 4, वेरी नाइस। लिथियम का रहता है 7, बेरिलियम का रहता है 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, ठीक है। ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, तुम लोग एक बार सिर्फ अपने नोट्स में लिख के रखना, ठीक है। फिर बाद में 11 to 20 एलिमेंट कैसे आते हैं ना? मांगो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ठीक है। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन सबको पता होगा 35.5, वेरी नाइस। आर्गन 40, पोटेशियम 39, 40, ठीक है। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन था, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। मेंडलीव ने क्या बोला था? एटम्स को कैसे अरेंज करना है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो आर्गन का एटॉमिक मास 40 आता है, बट स्टिल इट इज रिटन बिफोर पोटेशियम, समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेंडलीव को इसका मतलब क्यों रीजन वो समझ में नहीं आ रहा था। ओके, चलो आगे बढ़े। अब मैं तुम लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा जिनका तुम लोग मोलार मास निकालोगे। ये तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा शायद से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2O दे दिया, H2O में 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 का 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो टोटल हो गया 18। ये ऐसा तुम लोग कर पाओगे? कुछ एग्जांपल दे दूं? पक्का? ओके, चलो करो शुरू। तो H2O, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COH, C double bond O, NH2, NH2, CaCO3, CO2, C6, H12, O6, C12, H22, O11। ये कंपाउंड सबको पता है? बेंजीन, बेंजीन सबको पता है? तो बेंजीन को C6H6 लिखना है पहले, दिस इज C6H6, पता है ना सबको? एंड फिर बाद में सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, किसी को अगर किसी भी एग्जाम्पल में डाउट रहेगा तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो HCl का आया होगा 36.5,
HNO3 63, H2SO4 98, CH3COH 60, यूरिया, ये यूरिया है 60, यूरिया आ गया सबको, आ गया सबको, हाँ दिख रहा नहीं है, अरे इधर जगह है, हाँ सच्ची मतलब इधर जगह, अभी और क्या कर सकता हूँ, बड़ा ही लिखा है यार मतलब। अब फिर CaCO3 100, CO2 44, C6H12O6 180, C12H22O 11, ये ग्लूकोज है और नीचे वाला सुक्रोज है, पता होगा, ठीक है। ओके, KClO3 122.5, ये आया रहेगा 58.5 एंड ये आना चाहिए 78, ठीक है। अब ये बेंजीन है, तुम लोगों को पता है इसलिए अच्छी बात है, अगर कुछ उल्टा सुल्टा आ गया तो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ध्यान दो भाई, ऐसा बेंजीन जैसा कुछ आ जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस चैप्टर में हम लोगों को एक भी रिएक्शन नहीं पढ़नी है। ऑर्गेनिक की जो भी रिएक्शन रहेगी वो जनरली एग्जाम में दी रहती है, अगर नहीं दी हुई है तो वो क्वेश्चन तब तक के लिए स्किप कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस कंपाउंड नाउ। सो इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में होता क्या है, हम लोग सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आ रहा है, बॉन्ड्स को छोड़ के, मतलब हाइड्रोजन तक नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स किसके बीच में क्या है, कार्बन, तो हर बॉन्ड्स के बीच में कार्बन रहता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ गए 6 कार्बन। फिर बाद में हर कार्बन के बॉन्ड्स देखने के, मुझे बताओ ये ऊपर वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो इस तरफ 2 डबल बॉन्ड है और उस तरफ 1, कितने हो गए 3। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो अभी एक बचा हुआ क्या रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन लिखते नहीं है, ये अपने को ऐसे पहचानना रहता है, समझा। अब इधर वाले कार्बन, इसके बाजू वाला अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इस तरफ वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बनाए, समझ में आ रहा है। तो और एक हाइड्रोजन आएगा, ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं क्या, देखो एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, समझे, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, ऐसे बेंजीन में हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ही बनाए हुए, चाहिए तो चेक कर लेना, समझा क्या, ठीक है। तो ये हो गया C6H6। अब बेंजीन छोड़ के दूसरा कोई भी और एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ आ जाए, बेंजीन अटैच टू OH, इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, फिनॉल, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल, हाँ फिनाइल, यस करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो जो तुम लोगों के घर पे वो लादी पोछने में काम आता है ना फिनाइल, वो ये हो जाता है, समझ में आ रहा है। बस अंतर ये है कि ये सिर्फ उसमें 2% रहता है, फिनाइल इज हाईली पॉइजनस है, मतलब अगर पी लोगे तो मर जाओगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो बट घर का फिनाइल पी के मरता है क्या कोई, कभी ऐसे सुना होगा ना, इसने फिनाइल पी लिया था, सुना है ना, देखा है तेरे बिल्डिंग में हुआ है लगता है। तो अब वो पी के कोई मरता नहीं है, बिकॉज वो 2% रहता है, समझ में आ रहा है। 2% फिनाइल से कीटाणु मरते हैं, इंसान नहीं मरता, ठीक है। 100% रहेगा तो इंसान मर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इधर पे कैसे रहेगा, हर बॉन्ड के बीच में कौन है वे, कार्बन, ये बॉन्ड के एंड पे ऑक्सीजन है, उधर कार्बन में चिपका देना, समझा, ठीक है। फिर बाद में हर कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करने के। अब यहाँ पे वापस सेम टू सेम, हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 3, तो हर एक के पास क्या आएगा, एक एक हाइड्रोजन। बट ये आखिरी कार्बन जो है उसने कितने बॉन्ड बनाए, हाँ दिख रहे 4 बॉन्ड बनाने के बाद और एक बॉन्ड बना सकता है क्या, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, समझा। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने है, ओके H5, और फिर अब तुम लोग ऐसे लिखो या C6H6O लिखो, दोनों सही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तो फिर बाद में तुम लोग नॉर्मल मेथड से काउंटिंग कर लोगे ना बे, 72 + 6 + 16 उतना आते सबको। ये एटॉमिक नंबर से, मतलब एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकालने सबको आता है ना, मैंने डायरेक्ट आंसर चिपका दिया, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, पक्का, ओके। अब एक इजी सा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ध्यान दोगे।
इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड किस में रहेगा? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड सिनेमन में रहता है, ठीक है। अरे पता है कि नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं, तेज पत्ता नहीं, तेज पत्ता नहीं, दालचीनी अलग रहती है ना, ब्लैक कलर का होता है ना। पक्का? हाँ स्टिक है वो, दालचीनी नहीं, दालचीनी को, अच्छा वो स्टिक को ही दालचीनी बोलते हैं, तो अच्छा उसको लौंग बोलते हैं, वो छोटा से रहता है वो, हाँ हाँ सॉरी, बराबर बराबर, दालचीनी, हाँ हाँ हाँ, वो दांत दुखते हैं तो वो लौंग रहता है, मैं लौंग समझ रहा था, हाँ उसको क्या बोलते, हाँ क्या, हाँ वो क्लोव रहता है, हाँ ओके, करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके, हाँ सिनेमन वो लकड़ी रहती है जो, उसके अंदर जो रहता है वो ये रहता है, ठीक है। अब इसका मोलार मास निकालो, मोलार मास नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, ये ऐसा वाला, ठीक है। हाँ मैं कार्बन दिखा दूं क्या सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के साथ साथ और भी कार्बन है, ठीक है। हर बॉन्ड्स के बीच में कार्बन है, ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हर जिगजैग लाइन के बीच में कार्बन रहता है। एंड में यहाँ पे ऑक्सीजन है तो वहां पे कार्बन नहीं आएगा, वहां पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी अभी हाइड्रोजन का खुद से देख लोगे। अभी अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन बना के छोड़ दूं तो चलेगा ना? ओके, बाकी काउंटिंग तुम लोग देख लेना, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन आएगा, एक दो जगह पे छोड़ के, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला कार्बन, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, ऊपर 2 बॉन्ड्स, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, नो हाइड्रोजन इज देयर, ठीक है। लाइकवाइज दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, ये समझा क्या? तो उन दोनों के पास सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सबके पास हाइड्रोजन है, समझा? तो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा C9H8O2, ठीक है, समझा? भैया इधर तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब करेंगे छोटे मोटे क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन इज फाइंड, ये नहीं रुको, अभी तक कुछ पढ़ाया किधर है, मोलार मास ही निकाला है ना, तो वो वापस मोलार मास थोड़ी निकालेंगे। ओके रुको रुको, एक काम करते हैं, एक नई हेडिंग, मास ऑफ n मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पहले ये करते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्मूला जो है अपना वो डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहला फॉर्मूला ध्यान देंगे सब जन। ये डिराइव करने से पहले अपने को कुछ इंफॉर्मेशन पता तो रहनी चाहिए। हम लोगों को मास के बारे में एक ही पता है, एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? एक मोल के मास को बोलते हैं मोलार मास। क्या बोलते हैं? मोलार मास। समझ में आ रहा है? सो वी नो दैट मास ऑफ वन मोल करस्पॉन्ड्स टू मोलार मास। इसे मैं कैपिटल एम बोल दूं। हम लोगों को अभी कितने मोल्स का मास निकालना है? n मोल। सो n मोल will correspond to how much? समझा? Let us call it as W। चलेगा कि n मोल का मास कुछ W है। Now this n can be one मोल नहीं, मतलब 2 मोल्स, 3 मोल्स, 0.5, 0.8, 10 मोल्स, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ वी नो मास ऑफ 1 मोल, वी वांट टू फाइंड मास ऑफ n मोल। क्या करें अभी? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा ना बचपन में तुम लोगों ने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये W किससे मल्टीप्लाई हो गया? 1 से, एंड ये n किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मोलार मास से। समझा? तो 1 इंटू W, तो W इज इक्वल टू n इंटू मोलार मास। समझे? तो नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ये जो निकालना था वो मिल गया, मास ऑफ n मोल W मिल गया ना बे। समझे? अब इसके इस फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करूं n के लिए अगर रीअरेंज करूंगा तो क्या फॉर्मूला आ रहा है? हाँ, n इज इक्वल टू W अपॉन m। समझा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। ए देख, दिस इज मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कब बोलते हैं? जब एग्जाम में पहले से गिवन रहे, कभी कभार दिया रहता है ना बे। समझा? वैसा, तो उस टाइम पे उसको बोलेंगे गिवन मास। पहला फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन, कोई दिक्कत? लिख दो।
इधर चाहिए तो इसके आगे लिख देना W is given mass upon molar mass। ठीक है, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, question is find mass of 0.5 mole ग्लूकोज। समझे, ग्लूकोज लेने का रीजन अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो फाइंड मास ऑफ 0.5 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है यहाँ पे, C6H12O6। ठीक है, एग्जाम में तुम लोगों को कार्बन का मोलार मास, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दिया रहता है, तो लोगों को टोटल अभी थोड़ी देर पहले जैसे निकाला था वैसे निकालना पड़ता है। ठीक है, मास निकालो, आ गया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर एक जेई का क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़े। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ यूज करना है W yes is equal to n into m, number of moles is given which is 0.5 into molar mass of glucose, थोड़ी देर पहले निकाला था 180, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 90 ग्राम्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन, नहीं इतने जल्दी रुको, और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता है, ऐसे लोग टेंशन में नहीं आ जानी चाहिए ना जेई का क्वेश्चन करते वक्त। number of moles present in 250 grams of CaCO3, 250 grams of CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना नहीं मतलब अपना चौक। ठीक है, इसका मास तो याद ही रखना 100 सेंचुरी मोलार मास। यस, ठीक है, ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, एकदम इजी। आ रहा है ना, सब जन कर रहे हैं? पक्का? ओके, ये तो सबको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, विच इज गिवन मास इज 250 अपॉन मोलार मास इज 100, आंसर इज 2.5, यूनिट क्या आएगा? मोल। ठीक है, इतना आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड mass of CO2 produced by burning 24 grams of कार्बन। ठीक है, ध्यान देंगे सब जन करो यहाँ पे। हाँ, जिसे सॉल्व करना है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं ये तुम लोगों से सॉल्व इजीली होगा, तो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। करते देखेंगे। अब देखो, ध्यान दो जरा, कौन जल रहा है? कार्बन। कार्बन जल रहा है तब CO2 बन रहा है। ठीक है, तो कार्बन जल रहा है एंड कार्बन जलने के बाद क्या देता है? CO2। आफ्टर कंबशन इट गिव्स अस CO2। समझ में आ रहा है? एंड 1 कार्बन गिव्स अस 1 CO2। समझा? इसमें कोई दिक्कत? नाउ व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? 12, मतलब मोलार मास ऑफ कार्बन। समझे? ठीक है, तो 12, आराम से, हाँ सही बोल रहे हो बट आराम से। तो 12 ग्राम्स कार्बन जब जलेगा, एक कार्बन एक CO2 देता है, तो व्हाट इज द मोलार मास ऑफ CO2? 44। ए समझ पा रहे हो? पक्का? ओके,
तो एक कार्बन से मतलब 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम्स CO2 बनता है। मैंने कुछ नहीं, इनके मोलार मास कंपेयर किए, कार्बन का 12, CO2 का 44, समझा। इतना होने के बाद आगे क्या करोगे अभी? 24 के लिए कितना अब कर पाओगे? आ गया ना ओरली, पक्का? ओके, अब जेई का क्वेश्चन करें। हो गया अभी, मतलब तुम लोगों को सब कुछ जितना पढ़ाना था, जितने टाइप के क्वेश्चन करने थे उतने कराए, समझा? ये वापस एक बार देखेंगे, ध्यान दो बे। कार्बन का मैंने मोलार मास के साथ कंपैरिजन किया है और कुछ नहीं, ठीक है। एक कार्बन का मोलार मास 12, एक CO2 का मोलार मास 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 विच इज 44। CO2 भी हम लोगों ने मोलार मास में कैलकुलेट किया था ना। तो 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बनता है। ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि कार्बन से ही CO2 बन रहा है। एंड हाउ मच मास ऑफ कार्बन दे आर बर्निंग? 24 ग्राम, समझा? कितना हो गया? 88 ग्राम। मतलब डायरेक्ट मत करो, चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमेशा। मतलब ये 24 यहाँ पे गया, 12 नीचे गया, तो 44 इंटू 24 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 44 88, समझा? पक्का? अब अच्छा वाला क्वेश्चन करे, एकदम मस्त वाला, पक्का? ओके। चिल्ला चिल्ला के कोई आंसर देने वाला है नहीं इसका, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। इंटीजर टाइप तुम लोगों को पता है क्या रहता है? ठीक है, देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये जेई में ही आते हैं। इनमें हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चन में 20 रहते हैं एमसीक्यूज। क्या रहते हैं अबे? एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक मिलेगा, मतलब एक करेक्ट रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति जैसा, ठीक है। बट यहाँ पे और बाकी 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं इंटीजर टाइप। यस, ये सॉल्व करने का तुम लोगों का आंसर है 4, तो आंसर 4 टाइप करके आने का। करेक्ट आया तो 4 मार्क, गलत गया तो -1, समझा? ठीक है, ओके। लास्ट ईयर तक इसमें 5 ऑप्शन रहते थे, मतलब 10 क्वेश्चन एनी 5। इस साल से बंद, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी करना है, सारे के सारे करने हैं। बट इंटीजर टाइप है ये। इंटीजर टाइप मतलब हाँ, ये हाँ, एडवांस में भी इंटीजर टाइप रहता है, बट उसको उधर न्यूमेरिकल टाइप बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीजर टाइप एंड न्यूमेरिकल टाइप? लेट अस से तुम लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर है 22 पॉइंट, क्या हो गया? क्या बंद हुआ? नहीं ऐसा नहीं है वो, ठीक है चलो। हाँ, किसी एक क्वेश्चन का आंसर है 22.4। ये इंटीजर है क्या? नहीं, ये फ्रैक्शन है, बराबर है कि नहीं? तो इसको राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट करने का कितना हुआ? 22, समझ में आ रहा है? तो बाद में तुम लोगों को एग्जाम में 22 लिख के आना है। वहाँ पे पॉइंट टाइपिंग होता है, टेंशन मत लेना कि गलती से अगर मैंने 0.4 किया तो नहीं होता। पॉइंट टाइप करने का ऑप्शन नहीं रहता। अगर अभी दिया रहेगा तो पता नहीं, बट करने का नहीं, समझा? इसमें कोई दिक्कत? तो गलती से अगर तुम लोगों को 22.4 के बदले 22.1 भी आ गया तो भी तुम लोग 22 की तरफ जाओगे, समझ में आ रहा है? एडवांस में ऐसे नहीं रहता, एडवांस में न्यूमेरिकल टाइप रहता है। अगर 22.4 है तो 22.4 ही लिख के आने का, समझ में आ रहा है डिफरेंस? ठीक है, ये इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन कितने रहते हैं मैंने बोला? 5 रहते, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो सॉल्व करते देखते हैं कौन आंसर बता पाता है। मस्त क्वेश्चन ये, ठीक है। फाइंड द mass of CO2 produced by combustion of 0.5 gram organic compound containing 60% carbon is dash। इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट रहता है, बट अभी के लिए मैं वो बाद में ऐड करूंगा। मतलब वो अभी के लिए इतना आंसर निकाल लो, ठीक है। ट्राई करो, आ रहा है क्या देखो, ठीक है। और कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर नहीं बोलेगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं
2 मिनट बस हो गया ना पे, चलो 3 मिनट 2.5 मिनट कर दो इसको, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है? अब दिख रहा है। किसी का सॉल्व हो जाए तो हैंड रेस कर देना, मैं आज जाऊंगा देखने के लिए। चलो टाइम्स अप। आया है, बहुत लोगों का आंसर आया है। सिर्फ जेई में है ना, इधर इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, इतना एक था, ठीक है। तो तुम लोगों को पॉइंट शिफ्ट करके आंसर लिखना था। ओके, जिन लोगों को नहीं समझा ध्यान देंगे। देखो कोई तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा है क्या है कुछ बताएगा अपने को? नहीं पता है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन है वो कार्बन कंबशन के अंडर को जाके क्या बनाएगा? CO2, इतना पता। इसलिए ये अभी जस्ट क्वेश्चन दिया था, समझे? अब उस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम क्या था, कार्बन का मोलार मास बताओ, कार्बन का मोलार मास तो 12 ग्राम कार्बन, CO2 का मोलार मास 44 ग्राम CO2 देता है, ये समझा? अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है वो हम लोगों को ढूंढना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? 0.5। उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? तो तुम लोगों को सिर्फ उस ऑर्गेनिक मतलब 0.5 में 60% कार्बन, मतलब कितना कार्बन है वो निकालना है पहले, समझे? इधर मैंने डायरेक्ट दे दिया था ना मैं 24 ग्राम कार्बन, इस क्वेश्चन में वो डायरेक्ट दिया नहीं है। 60% 0.5 में प्रेजेंट है, तो कितना वो निकाल के फिर सॉल्व करना था, इतना ही अंतर है, समझे? तो 0.5 का 60% निकालने सबको आता है, ये कट ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3/10 कितना होता है? 0.3 ग्राम, समझे क्या? अरे दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ पहले वाले में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 24 ग्राम कार्बन लिख के दे दिया था, इस वाले में लिख के नहीं दिया है, ठीक है। तो फाइनली 0.3 ग्राम्स क्या करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 से मल्टीप्लाई होगा, ये 12 से डिवाइड होगा, तो 44 इंटू 0.3 अपॉन 12, 4 से डिवाइड कर ले, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 4 11 ज़ा 44, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 0.1, 11 इंटू 0.1 1.1 ग्राम्स, ये समझा? ठीक है। फिर बाद में इसको 10⁻⁻1 में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? 11 इंटू 10⁻⁻1, समझे? तो तुम लोगों को एग्जाम में वहां पे 11 टाइप करके आना था, ये कुछ समझा? पक्का? ऐसा और एक क्वेश्चन दूं, ठीक है। जेई में आया हुआ था ये 2024 का, आई गेस है जेई 2024, और वैसे ही और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलो। एग्जाम में आपने बोला 11 टाइप करके हाँ, बिकॉज 10⁻⁻1 इज देयर। मैंने बाद में एक ऐड किया, आई गेस तुमने देखा नहीं। एग्जाम में एक्चुअली इधर एक 10⁻⁻1 था, तो 10⁻⁻1 के टर्म्स में 1.1 विल बिकम 11 इंटू 10⁻⁻1, so you have to type 11। अगर नहीं होता तो 1 लिखो। हाँ, तो राउंड ऑफ करके 1 लिखते, यस, समझा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप का, एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लेते बैठेंगे तो मतलब क्या ही मतलब है ना, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम टाइप का और एक क्वेश्चन, फाइंड द mass of CH4 required to produce 22 grams of CO2 after complete combustion, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी तुम लोगों को कुछ रिएक्शन आने की जरूरत नहीं है। हाँ, और वो CH4 नहीं बोलेंगे, वो मीथेन बोलेंगे, बट मीथेन CH4 रहते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ, CH4
CO2 में। थैंक यू। ये इतना दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन रीड करके उतना समझ में आ रहा है ना कि CH4 CO2 में जा रहा है। ओके, तो CH4 इज गिविंग अ CO2। कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, हाइड्रोजन को इग्नोर मारने का, अपने को कार्बन से मतलब है। दोनों तरफ कार्बन सेम है। अगर सेम नहीं रहते, मतलब अगर गलती से भाई इथेन दे दिया रहता C2H6, तो क्या लिखते वहां पे 2CO2, समझा? ठीक है, बट अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, CH4 का मोलार मास 16 आता है ना, एंड CO2 का अब बाकी सॉल्व कर लोगे। वेरी नाइस। 16 ग्राम 44 ग्राम्स देता है। ठीक है, बाकी तुम लोगों को करना है। इसमें भी आई गेस 10⁻⁻1 या ऐसे कुछ नाटक था। ठीक है, इसके मोल्स निकालोगे। सेम क्वेश्चन उसी साल दूसरे किसी शिफ्ट में आया हुआ था जिसमें मोल्स पूछे थे। अभी जो आंसर क्वेश्चन का आ रहा है ना, उसके मोल्स निकालो। जो मोल्स मतलब सॉरी जो मास आ रहा है उसे मोल्स में कन्वर्ट करो, और कुछ नहीं। ठीक है, करेक्ट है। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था मोल्स का भी। एक किसी एग्जाम में मास पूछा था, दूसरे किसी एग्जाम में मोल्स पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22 ग्राम्स विल गिव अस। ठीक है, अब इस 22 ग्राम से कितना मिलेगा वो निकालने के लिए उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आता है ना? इधर वाला निकालना है, तो ये 22 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये 44 नीचे जाएगा। ठीक है, तो 16 × 22 अपॉन 44, इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो 8 ग्राम्स। ठीक है, नहीं तो लिख ही देता हूँ। देखो भाई 16 × 22 अपॉन 44 जो कि आता है 8 ग्राम्स। ठीक है, ओके। एंड इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? यस, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना आया? 8 अपॉन मोलार मास, तो ये हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5। इसका आंसर डैश इंटू 10⁻⁻2 था। समझे? ये एक बार हाँ करेक्ट है। अगर किसी को ये डिजिट शिफ्ट करने नहीं आता होगा तो ध्यान दो बे कैसे करने का। दिस कैन बी रिटन एज 0.5। ठीक है, अब हम लोगों को, हाँ जिनको आ रहा है वो ठीक है, किसी को अगर दिक्कत होगी तो ध्यान देना कि ये नंबर 10⁻⁻2 के टर्म्स में कैसे लिखे। आपने को 10⁻⁻2 चाहिए, सो मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻² एंड 10⁻²। समझा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आ रहा है 10⁻² -2 ना, मतलब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस आते हैं ना मैं सबको। 10⁻² -2 ये कितना होता है 10⁻0। 10⁻0 क्या रहता है 1, समझे? तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नथिंग, मतलब वो वैसे ही रहेगा। समझा? ठीक है, तो मैंने इस नंबर को चेंज किया है क्या, या मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोगों को इस नंबर को बिना चेंज करे 10⁻² के टर्म्स में लेके जाना है। तो अब आ गया ना भाई 10⁻² तुम लोगों का। 10⁻² मतलब क्या रहता है 100, तो 0.5 इंटू 100 इंटू 10⁻²। अब इतना मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा, तो 0.5 इंटू 100 50, तो ये बन जाता है 50 इंटू 10⁻²। तुम लोगों को ये 50 लिख के आना रहता है। समझा? ये बहुत सारे लोग ओरली भी करते रहेंगे, मतलब आता रहेगा, बट किसी को अगर नहीं आता होगा तो ये मेथड याद रखो। ठीक है, ओके। इधर तो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, now we'll start with molar volume. इसके डेफिनेशन लिख के लो। इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of a gas. It is the volume of 1 mole of a gas at STP.
ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी? उतना सबको पता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर. किसी और ने बहुत अच्छा आंसर दिया, 760 mm Hg, विच इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो अभी के लिए अपने को मतलब फिजिक्स में तुम लोग 760 mm Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऐसा याद रखते हो. यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर एकदम सिंपल भी है ना पे. ठीक है, ये पता है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर? हाँ, ये रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज नथिंग बट 273 केल्विन. इसमें 273.15 मतलब 0.15 भी रहता है. ठीक है, ओके. इधर तो कोई दिक्कत? मोलर वॉल्यूम कितने मोल्स के लिए निकाला जाता है? 1 मोल डेफिनेशन में. ठीक है, ओके. तो हम लोग निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए. प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है. किस फॉर्मूला में फिट होगा? हाँ, वेरी नाइस. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आज एक रिएक्शन मतलब इक्वेशन लिख के दी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ये समझ में आ रहा है? जहां पे आर की वैल्यू कांस्टेंट है, एग्जाम में दी रहती है. अब वॉल्यूम के लिए इक्वेशन रीअरेंज करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी. बराबर. ओके, चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? 1 मोल का वॉल्यूम निकाल रहा है. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? 273.15 केल्विन. ये 0.15 रहता है, कभी हम लोग लिखते नहीं है, जरूरत भी नहीं रहती. समझ में आ रहा है? ठीक है. अपॉन प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. ओके, चलो भाई जल्दी बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यूनिट्स में? क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ओके, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो रहा है. हाँ, मोल और मोल इनवर्स कैंसिल आउट हो रहा है. केल्विन एंड केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट हो रहा है. मल्टीप्लिकेशन कौन से दो नंबर का हो रहा है? 22.42. समझा? ठीक है, जो कि बन जाता है 22.4. ठीक है, राउंड ऑफ करके. एनी डाउट? ओके, तो इसका अप्रॉक्स आंसर फिर हम लोग लिख देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4. ये हो गया तुम लोगों का मोलार वॉल्यूम. इधर तो कोई दिक्कत? हेडिंग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस एट एसटीपी. दिस इज ओनली एप्लीकेबल एट एसटीपी. ठीक है, ये लेक्चर हेवी नहीं लगा ना? पक्का ना? मतलब ऐसा रहेगा तो मैं थोड़ा सा ऐसा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तुम्हारे ऊपर है. मतलब तुम लोगों को अगर हेवी लग रहा होगा तो बता देना सिर्फ. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एन मोल ऑफ गैस. अगेन कुछ तो रिलेशनशिप पता रहना चाहिए. कौन सा रिलेशन पता है? 1 मोल का पता है. 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 22.4. अरे वॉल्यूम की बात हो रही है. नहीं, वो तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो गया. अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 22.4 ओनली एट एसटीपी. ठीक है, तो 1 मोल corresponds to 22.4 liter. Then n mole will correspond to let us say V. ठीक है, क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो V is equal to n into 22.4. समझे क्या? V is equal to n into 22.4 लीटर. तो n is equal to V by 22.4. सेकेंड फॉर्मूला समझा कैसे आता है? यहाँ देखो, हम लोगों ने सीडी के क्वेश्चन किए, सॉरी सीडी नहीं, जेई के क्वेश्चन किए. ठीक है, जिस किसी को डिफिकल्ट लगे रहेंगे, ठीक है, तो पहले डायरेक्ट जेई लेवल के क्वेश्चन पे मत जाना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर. ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए सीडी लेवल के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं. मैंने तुम लोगों को मतलब कुछ लोगों को बताया होगा, एक प्ले स्टोर पे है ना, एक एप्लीकेशन है मार्क्स. सब जन कोई एप्पल यूज़ करते हैं यहाँ पे, एप्पल एंड्रॉयड खरीदने का एक. ठीक है, हाँ ऐसे. तो ऐप मतलब इसके ऊपर ऐप स्टोर पे नहीं है. ठीक है, अगर करना है तो सफारी मतलब सफारी में से जा सकते हो, बट बहुत टाइम लगता है ऐसे. ठीक है, ओके. तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, उसके ऊपर तुम लोगों को सारे मतलब जेई मेंस
एडवांस, सीईटी, फिर बाद में वो बिट सैट, बहुत सारे एग्जाम्स है ना, और भी मतलब तुम लोगों ने सुना होगा ट्रिपल आई टी का, VIT की एक एग्जाम है, तो वो सारी की सारी सारे एग्जाम्स के पेपर्स मिलते हैं। पेपर्स मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, समझा? उसमें जाके पहले सीईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, देन गो फॉर नीट इफ यू वांट, और देन डायरेक्टली गो फॉर जी, समझा? ठीक है, बट सीईटी लेवल के क्वेश्चन बहुत घटिया रहते हैं भाई। ये देखो ऐसा एक क्वेश्चन, ये सीईटी 2024 का क्वेश्चन है। हम लोग सीईटी के क्वेश्चन कभी ज़्यादा करने वाले हैं नहीं है, ये जस्ट तुम लोगों को बताने के लिए। किसी को अगर आज का लेक्चर बहुत डिफिकल्ट गया होगा तो शुरुआत इधर से करना। मैं डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस के लिए, इवन तुम लोगों को मॉड्यूल्स भी मिलेंगे ना, मॉड्यूल्स में भी शुरुआत से इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल अमोनिया गैस एट STP, बड़ा घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन उस, और हाँ सीटी में ऑप्शन रहते हैं भाई, सारे क्वेश्चन MCQs रहते हैं। ठीक है, तो पहला 22.4, कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर नहीं देगा, हैंड रेस करेंगे इतने, इसके लिए तो सबके होने ही चाहिए। 25, तीसरा 33.6 एंड फोर्थ 56.0। ठीक है, हाँ हर एक का यूनिट DM क्यूब है। ये DM क्यूब इज नथिंग बट लीटर, पता है ना? DM क्यूब का फुल फॉर्म क्या रहता है? ओके नहीं पता, डेसीमीटर क्यूब। हाँ ठीक है, DM क्यूब इज नथिंग बट लीटर, ये लीटर ही है। ठीक है, ओके चलो भाई सब जन कैलकुलेट कर लो जरा अच्छे से, फिर बाद में कोई चिल्ला के आंसर नहीं बताएगा भाई, बहुत मारूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करेंगे, नहीं तो फिर बाद में ऐसे सब जन ऐसे उसी आंसर के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जिसका आ रहा नहीं होगा उसका भी आ जाता है, तो ऐसा है इसलिए। ठीक है, ओके तुम लोगों का अभी तक कुछ ग्रुप बना है? मतलब ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास वालों ने बना के दिया है कुछ? तो ऐसा बना है ना, तो मतलब मैं तुम लोगों के दोस्तों का नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ ओके, क्लास का बना है ना? ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आज के दिन में थोड़ा होमवर्क डाल दूंगा, नहीं पॉसिबल हुआ तो कल ऐड कर दूंगा। ठीक है, कल भी मेरा ही लेक्चर है। चलो हो गया रहेगा, इतना ही टाइम मिलता है, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट से ज्यादा हो गए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, समझा? तो कैसे करना है, n इंटू 22.4। ठीक है, उतना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। ये 2024 CET का क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा, जो कोई जिस किसी को जेई के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते, ठीक है, पहले एटलीस्ट CET के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के, एक किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला बुक बनाने का, मतलब फॉर्मूला सारे लिख के लेने के। आज के दिन में कितने, 3 ही चैप्टर पढ़े, 3 ही फॉर्मूलास पढ़े ना, लिखने के, एंड फिर बाद में डायरेक्ट CET के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। एटलीस्ट उतना सॉल्व करोगे, थोड़ी आदत बन जाएगी, फिर बाद में जेई के क्वेश्चन के ऊपर जाना तो थोड़ा जमेगा। ठीक है, जिन लोगों को डायरेक्ट जम रहा है, CET ओपन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, ओके, तो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो।